नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे और हम लोगों को जो भी एक्स्ट्रा समय मिल रहा है उसका आप लोग सदुपयोग कर रहे हैं। हम लोग जेएसएससी से संबंधित जो कंप्यूटर से संबंधित जेएसएससी में पूछे गए प्रश्न थे उसके 300 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किए। उसके बाद हम लोगों को टाइम मिला तो क्लास टेस्ट के रूप में आपका 150 प्रश्न दिया गया, जो कि जेएसएससी नहीं कोई दूसरे एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर से प्रश्न थे। और इस प्रकार 150 प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज फिर से इस क्लास टेस्ट के पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा चारों ऑप्शन के बारे में ना बताया जाए, लेकिन जो भी काम का चीज़ रहता है वो हम बताने का जरूर प्रयास करते हैं। तो अभी जो हम लोग सेकंड क्लास टेस्ट जो ले रहे हैं उसमें लगभग आपका 6 चैप्टर है, जो कि मेमोरी से है, नंबर सिस्टम से है, सॉफ्टवेयर से है, आपका है फ्लो चार्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है, डाटा और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है, कंप्यूटर नेटवर्क से है। तो ये चैप्टर आपको कोई भी किताब में मिल जाएगा, आप उसको पढ़िए, और नहीं पढ़े हैं तो भी आप प्रश्न को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह के इन चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी इस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे आपको पहला चैप्टर बोला गया है मेमोरी से, तो यहाँ पे जो भी अभी शुरुआत का प्रश्न देखेंगे वो मेमोरी का होगा। उसके बाद जो आएगा नंबर सिस्टम। तो अभी जो भी प्रश्न अभी हम लोग देख रहे हैं वो सामान्यतः मेमोरी के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला यहाँ पे हम लोग देखते लेते हैं कि फुल फॉर्म पूछा गया है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो हम लोग जानते हैं जो मेमोरी होता है, अगर मेमोरी चैप्टर आप लोग थोड़ा बहुत भी इससे पहले पढ़े होंगे तो इसको दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी और दूसरा को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत इसको रखते हैं। और जो रोम होता है वो तो प्राइमरी होता है, लेकिन इसी को अगर हम सीडी के रूप में, कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में यूज करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग इसका यूज करते हैं। ज़्यादा डाटा स्टोर करना होता है तो प्राइमरी में हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी जो होता है वो महंगा होता है। और इस तरह से आपका फुल फॉर्म भी आपको एक इंडेक्स में किताब में मिल जाएगा, या संबंधित चैप्टर जो है उसमें भी इस सबका फुल फॉर्म देता है। तो यहाँ पे देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली रीड, आपको पता होगा कि इस तरह का छोटा डिस्क होता है प्लास्टिक का। यहाँ एल्युमिनियम का एक फॉइल भी यहाँ पे लगा हुआ रहता है, जो कि लाइट परावर्तित करता है और इस कारण से ये चमकीला भी दिखाई देता है। और ये जो होता है इसमें हम लोग डाटा जो स्टोर करते हैं वो लेजर लाइट के द्वारा ही यहाँ पे किया जाता है, और इसीलिए इसको लेजर डिस्क के नाम से भी जानते हैं। जैसे सीडी है, डीवीडी है, इस तरह का हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं घरों में। बहुत आजकल तो थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन पहले सीडी डीवीडी का यूज किया जाता था। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सीडी का है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी मेमोरी में जो है उसी को रीड करेगा, बाकी किसी चीज को रीड नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्मृति यानी मेमोरी का प्रकार नहीं है। देखिए आपको पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिया है और पूछा है 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन है जिससे मेमोरी का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप नहीं भी जान रहे हैं तो थोड़ा बहुत, अगर सर्वर तो हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं कि सर्वर डाउन चल रहा है, यानी इंटरनेट से ये क्या है, संबंधित है, तो ऑप्शन तो आपका आंसर ये मिल जाएगा। लेकिन आपको बेसिक इनके बारे में भी जानना है, क्योंकि ये भी आपको आगे आने वाले प्रश्नों में देखने को मिल सकते हैं। सेमीकंडक्टर जो होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, इस सब से आपका क्या बनता है, रैम बनता है और रोम बनता है, जो कि प्राइमरी मेमोरी का एक हिस्सा है या एक प्रकार है, कह सकते हैं। मैग्नेटिक टेप है तो आयरन ऑक्साइड का और क्रोमियम डाइऑक्साइड का यूज किया जाता था। पहले इस तरह का कॉम्पैक्ट डिस्क आया जाता था और यहाँ पे एक रिबन लगा हुआ रहता था, बल्कि रिबन का पूरा लेयर होता था, और इसी रिबन में आयरन ऑक्साइड और आपका क्रोमियम डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होता था, लगा हुआ रहता था। तो और इसी में डाटा को स्टोर करते थे। तो ये भी मेमोरी का स्टोर करने का एक प्रकार है। ऑप्टिकल डिस्क तो आप देख ही चुके हैं, यहाँ पे कैसे सीडी है, डीवीडी है, इस तरह का हम लोग यूज करते आ रहे हैं, जो कि आपका लाइट से या एक तरह से ऑप्टिक, यहाँ पे लेजर एक क्या है, एक तरह का लाइट है, और लाइट का जहाँ पे भी अध्ययन हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। जैसे आप लोग चैप्टर क्लास 10 में ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़े होंगे या क्लास 12 में ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़े होंगे, तो लाइट से संबंधित है, इसीलिए इस डिस्क का नाम है ऑप्टिकल डिस्क। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनसे डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है। क्योंकि टेप जो है वो किस तरह का है, देखिए अगर मानिए चलिए आपको थोड़ा बहुत अगर मेमोरी चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि मेमोरी जो स्टोर होता है वो अलग अलग सेल में होता है, या लोकेशन हम कहते हैं इसे, जो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है उसको सेल कहते हैं। जैसे मानिए चलिए ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और लास्ट सेल मानिए चलिए ये सिक्स्थ है। अगर आपका डाटा स्टोर है यहाँ पे फर्स्ट में, उसके बाद यहाँ पे सेकंड डाटा है आपका सेकंड सेल में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप क्या करेगा, ये फर्स्ट सेल को पढ़ेगा, फिर सेकंड में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा, फिर फोर्थ, और इस तरह से आगे जाते जाएगा। लेकिन यही अगर हम उदाहरण ले ले रैम का,
तो वो क्या करता है कि जैसे सेल 1 में है जो भी डाटा उसको रीड करेगा, और उसके बाद अगर इसको आवश्यकता पड़े तो सीधे सेल 6 का डाटा को रीड कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इसको 2 3 4 5 इस तरह से गुजरना पड़े तब जाके 6 का डाटा को पढ़ेगा, ऐसा कोई रैम का जरूरी नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक टेप को क्या होगा, 6 का डाटा को पढ़ने के लिए पहले दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सेल से गुजरना होगा, तब छठा डाटा को वो पढ़ सकता है। और इसीलिए इसका नाम है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, यानी ये सीक्वेंस वाइज क्या करता है, जाता है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से वो क्रमबद्ध तरीके से एक एक सेल आगे जाता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। एक्सेस मतलब हो जाता है प्राप्त। तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म हो गया बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जब आप किसी पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी, जिसको हम कह सकते हैं वोलाटाइल, कहाँ स्टोर होता है? तो आपको पता होगा कि मेमोरी जब पढ़ते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी जो होता है उसमें रैम जो होता है वो अस्थायी होता है। जैसे ही विद्युत सप्लाई में काट दिया जाता है, यहाँ पे जो भी डाटा है वो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव करना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि अस्थायी जो होता है या आपको वोलाटाइल भी कर सकता है। ये कौन से मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी में भी कौन? तो रैम होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? अभी बताया गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्यों बताया गया? अभी फिर से एक बार हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसको समझिएगा। बहुत ही कॉमन सा चीज है। जैसे ये सेल है, जिसको कोई भी मेमोरी होता है तो अलग अलग सेल में बांटा जाता है। ये आपका फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकंड सेल है, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करेगा, अगर डाटा यहाँ पे इसको फर्स्ट सेल में मिल रहा है तो फर्स्ट का रीड करेगा। अगर इसका आवश्यकता पांचवा सेल, आवश्यक डाटा जो है वो पांचवा सेल में है, तो डायरेक्ट एक से कहाँ चला जाएगा, 5 में, और उसको वो रीड करेगा। इसको कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा, तीसरा और चौथा से गुजरे तब पांचवा में जाएगा। इसीलिए इसका नाम है रैंडम, मतलब कहीं पे भी जा सकता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, और इसीलिए यहाँ पे इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण करता है, जो भी डाटा है उसका ज्यादा से ज्यादा आपको भंडारण करना है, स्टोरेज करना है, तो आप किस चीज का यूज कर सकते हैं? तो देखिए, हम लोग जानते हैं प्राइमरी मेमोरी जो होता है उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, और वो जो होता है छोटे आकार के होते हैं। जैसे कि आप लोग बोलते हैं 4 GB रैम है, रैम जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन स्टोरेज 128, जैसे मोबाइल में ही हम बात करते हैं कि 128 GB है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो रैम होता है वो 4 GB, 6 GB इसी तरह से होता है, यानी ये कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये महंगे होते हैं। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसका यूज जो होता है डाटा स्टोरेज करने के लिए नहीं करते हैं, ये आपका प्रोसेसर को काम करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जब यहाँ पे डाटा ज़्यादा यहाँ स्टोर नहीं कर सकते तो उसका उपाय क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी, जैसे चुंबकीय टेप आपको बताया गया, ये पहले किया जाता था। सीडी जी आजकल थोड़ा सा इसका यूज है ना, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, इसका यूज अब थोड़ा बहुत कम हो गया। आजकल हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पेन ड्राइव वगैरह या मेमोरी कार्ड वगैरह में सेव करके रख लेते हैं। तो अभी के लिए ऑप्शन जो हो जाएगा या आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय टेप का भी प्रयोग करते थे और कॉम्पैक्ट डिस्क जैसे सीडी और डीवीडी का। चुंबकीय टेप हमको लगता है कभी हो सकता है आप लोग देखे होंगे, इस तरह से रहता था और यहाँ पे टेप आपका रहता था रिबन, और इसी में आयरन ऑक्साइड का लेयर रहता था और इसी में डाटा को स्टोर किया जाता था। पहले गाना उना बजाने के लिए इस तरह से टेप का यूज करते थे हम लोग। चलिए अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोलता है कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर का बना होता है, आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण करता है, रख सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी चिप कहते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया, जिसको फ्लैश मेमोरी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए पेन ड्राइव एक क्या है, तो यहाँ ये है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। देखिए पेन ड्राइव जो है, अगर रोम पढ़िएगा तो रोम के 3 प्रकार हैं, जिसमें एक प्रकार है ईईपी रोम के नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म अगर देखिएगा तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, मतलब यहाँ पे जो भी मेमोरी में रहेगा उसको ये हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत के द्वारा, उच्च विद्युत विभव जो है यानी उच्च वोल्टेज के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ फिर से हम कोई नया डाटा को राइट कर सकते हैं। देखिए 2 तरह का कोई भी मेमोरी होता है तो उसमें 2 काम होता है, एक होता है राइट करना और एक होता है रीड करना। राइट जब हम कोई डाटा, जैसे कोई पिक्चर को आप डाल रहे हैं तो वो डाटा को आप स्टोर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट करना।
और जब उसको हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं तो उसको रीड किया जाता है, और इस तरह से कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको वो पिक्चर जो होता है वो दिखाई देता है। तो इस तरह से जो भी डाटा है, अगर इसको आप डिलीट करके फिर से नया डाटा डालते हैं, जैसे एक मूवी डाले, वो डिलीट कर लिए, फिर दूसरा मूवी डाले, तो हम लोग क्या किए, जो डाटा था उसको डिलीट किए, फिर नया डाटा यहाँ पे किए। तो ये जो डाटा था वो इरेजेबल था, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे और इसको हम क्या कर दिए, यहाँ से यहाँ पे हम इरेज लेके यहाँ इरेज कर दिए, तो ये क्या है, इरेजेबल। लेकिन अगर हम मान के चलिए इसको लिखा हुआ को डिलीट नहीं कर पाते तो ये इरेजेबल नहीं होता। जैसे पहले का सीडी जो होता था, एक बार डाटा डाल दीजिएगा तो वो सामान्य आता, वहां का डाटा को आप डिलीट नहीं कर सकते थे, वो बेकार हो जाएगा, फिर नया डाटा के डालने के लिए आपको नया सीडी खरीदना पड़ता था। तो इस तरह से आपको पेन ड्राइव में ये फायदा मिल गया कि एक बार खरीदिए और मेमोरी फुल होने के बाद आप उसको डिलीट कीजिए और नया डाटा आप उसको डाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्राइमरी मेमोरी में 4 प्रकार होते हैं, रैम रोम तो होता ही है, और इसके साथ साथ आप देखिएगा तो एक कैश मेमोरी होता है और एक रजिस्टर्ड मेमोरी भी होता है, और इसी कैश मेमोरी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। कैश मेमोरी जो होता है वो स्पीड, यानी ये डायरेक्ट सीपीयू से लगे होते हैं। कैश मेमोरी जो होता है यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसका काम जो होता है वो सीपीयू और एक तरह से कहिए प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी जो है वहां से जो भी गति, यहाँ पे एक तरह से गति अवरोध जो आता है उसको दूर करने का ये काम करता है। सीपीयू देखिए हम लोग जान रहे हैं जो भी डाटा मेरा प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हो रहा है। तो डाटा जो जाएगा वो रजिस्टर्ड और कैश के माध्यम से ही कहाँ जाता है, सीपीयू में आपका जाता है। पहले रहता है आपका रैम में रहता है, और इससे भी पहले रहता है आपका सेकेंडरी जो हम लोग का जो डिस्क है या एक तरह से मेमोरी रहता है वहां से। तो रैम सेकेंडरी से जाता है रैम, जो कि मदरबोर्ड में होता है। मदरबोर्ड से ये कहाँ जाता है, रजिस्टर्ड में जाता है या कैश में जाएगा, और फिर जाता है सीपीयू में। तो क्या रजिस्टर्ड जो होता है मेमोरी, उसका एक्सेस टाइम अगर आप देखिएगा कि कितना देरी में वो डाटा को प्राप्त कर लेता है, तो लगभग 1 से 2 नैनो सेकेंड में ही ये क्या कर लेता है, डाटा को एक्सेस कर लेता है, और इस तरह से इसका स्पीड बहुत क्या है आपका ज्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हो गया, और कैश मेमोरी जो होता है वो लगभग 2 से लेके नैनो सेकेंड यहाँ पे इसका क्या है, एक्सेस टाइम है। तो देखिए रजिस्टर्ड सबसे फास्ट मेमोरी है, उससे कम फास्ट अगर हम कहें तो क्या है आपका कैश मेमोरी है। तो इस तरह से इस मेमोरी का काम क्या है, ऑप्शन बी मेमोरी और प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, के बीच जो गति यानी स्पीड में जो अवरोध आ रहा है उसको ये क्या करता है, दूर करता है। ये बफर की तरह काम करता है सेकेंडरी मेमोरी, या एक तरह से कहिए रैम और सेकेंडरी मेमोरी के बीच जो रहता है, और सीपीयू के बीच जो रहता है वो कौन रहता है, कैश और रजिस्टर्ड मेमोरी ही रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहता है, तो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहते हैं, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज कहते हैं, डॉजी डाटा एक्सचेंज कहते हैं, डॉगमेटिक डाटा एक्स कहते हैं। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है वही सही होगा, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। डाटा को आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये हो गया। अगला प्रश्न है पेन ड्राइव से संबंधित, जो कि अभी आप लोगों को बताया गया है। पेन ड्राइव क्या है, एक हटाई जाने वाले द्वितीयक भंडार, सेकेंडरी मेमोरी है। और जैसे कि हम बताएं कि यहाँ पे डाटा को आप राइट भी कर सकते हैं और रीड तो कर ही सकते हैं, और जो भी डाटा यहाँ पे राइट आप किए उस डाटा को आप डिलीट भी कर सकते हैं और नया डाटा यहाँ पे फिर से डाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसका बहुत ज्यादा मात्रा में यूज भी करते हैं। अगला प्रश्न है रजिस्टर्ड, अभी तुरंत आप लोगों को बताया गया। उच्च गति स्मृति यानी कि ये मेमोरी है उसका स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। जो स्थित होते हैं कहाँ पे होते हैं, तो ये जो होते हैं सीपीयू। सीपीयू में आपका रजिस्टर्ड भी रहता है और कैश मेमोरी दोनों रहता है, ताकि सीपीयू को जो भी डाटा अगर जरूरत पड़ रहा है और बहुत इसका स्पीड अगर मतलब कोई कुछ डाटा जो रहता है वो रजिस्टर्ड के या कैश के थ्रू ही आपका सीपीयू में जाते हैं। अगला है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, एक एक्रोनीम है, यानी कि किसका ये एक्रोनीम है, फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका रीयूजेबल लिखा है, लेकिन किताब में देखिएगा तो यहाँ पे आपको रीराइटेबल भी कहता है। जैसे कि अभी हम लोग आप लोगों को बताया कि जो मेमोरी होता है उसमें हम डाटा को बार बार क्या कर सकते हैं, डिलीट करके डाल सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रीराइटेबल। मतलब एक बार डाटा यहाँ पे स्टोर किए, फिर इसको हम डिलीट किए, फिर नया से डाटा यहाँ स्टोर करते हैं, तो ये राइट बार बार हो रहा है। और इस तरह का एक डिस्क होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसका नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल के नाम से इसको हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो भी याद रखिएगा, और इसका किस तरह से यूज होता है उसको भी याद करना है। क्योंकि सिंपली जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है एक बार वहां पे डाटा स्टोर कर दिए तो फिर उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन है, यानी कि जब कंपनी कंप्यूटर बनाती है तो उसी समय कौन सा
मेमोरी जो रहता है उसमें प्रोग्राम को डाल दिया जाता है और उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं या इरेज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे आप लोगों को बताया गया। तो वो होता है रोम। कोई भी कंपनी होती है तो वो क्या करती है, अपना लोगो हो गया या जो भी काम का जो सॉफ्टवेयर होता है वो चीज़ पहले से ही यहाँ पे डाल दिया जाता है। जैसे कीबोर्ड को एक्सेस करते हैं या और भी बहुत सारा कंप्यूटर का जो काम है वो उससे संबंधित जो प्रोग्राम है, जो एसेंशियल प्रोग्राम है, उसको यहाँ पे पहले से ही स्टोर कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। जैसे सैमसंग का है तो सैमसंग का कर देगा, एचपी है तो एचपी का कर देगा, सोनी है तो सोनी का कर देगा। और इस तरह से यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी मेमोरी जो है उसी को यहाँ पे ये क्या करता है, रीड करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी जो होता है यानी रोम जो होता है वो बिल्ट इन मेमोरी है, यानी कंपनी जो बनाती है उसी समय इसको यहाँ पे प्रोग्राम को डाल देती है या डाटा जो है उसी समय उन्हीं के द्वारा स्टोर कर दिया जाता है। सीडी का से आप क्या समझते हैं, राइट और पढ़ना और लिखना। यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ लिख रहे हैं वैसा नहीं होता है, पढ़ना और लिखना मतलब राइट और रीड अभी आपको बताएं, यानी डाटा को ये क्या करता है, स्टोर करता है और डाटा को रीड करता है। जैसे कि अभी आपको कोई पिक्चर जो है उसको आप मेमोरी कार्ड में डालें तो उसको डाटा को राइट हम लोग करें, और उसके बाद उसी को आप लैपटॉप में डाल के देख लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डाटा क्या हो रहा है, अब रीड हो रहा है। तो इस तरह से ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। तो देखिए सेव कीजिएगा तो फाइल कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, क्योंकि रैम जो है प्राइमरी मेमोरी में रहता है ना। तो प्राइमरी मेमोरी जो रहता है वो स्टोर नहीं करता है, विद्युत सप्लाई बंद कर दीजिएगा, रैम से सारा डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। इसीलिए कंट्रोल एस करके हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में उसको स्टोर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है, मतलब बहुत जल्दी वो डाटा को एक्सेस कर लेती है, तो ये कौन होगा, कैश मेमोरी। अभी हम लोग देखिए रजिस्टर्ड मेमोरी में देखिए, लेकिन ऑप्शन में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग अभी सबसे एक्सेस का अभी आप लोगों को बताया गया 2 से 9 नैनो सेकंड जो है आपका एक्सेस टाइम है किसका, कैश मेमोरी का, जो कि प्राइमरी मेमोरी है और सीपीयू के साथ भी अटैच रहता है। क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पे होता है, तो डिस्क स्पेस पे होता है कि कितना उसका स्पेस है। उसके बाद है, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं एक्सेस टाइम, कि डाटा को वो कितने देरी में प्राप्त कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है, तो इसको एक्सेस टाइम के नाम से जाना जाता है। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन है, देखिए यहाँ पे कैश भी है और रजिस्टर्ड भी है, तो आंसर आपका क्या होगा, रजिस्टर्ड, क्योंकि इसका जो है स्पीड है 1 to 2 नैनो सेकेंड और इसका स्पीड है आपका लगभग 2 से आपका 9 तक का यहाँ पे स्पीड, हम या 3 से कर सकते हैं, 9 नैनो सेकेंड है। तो यहाँ पे एक्सेस करने में इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको एक्सेस करने में कम टाइम है, तो फास्ट तो यही हुआ, जो जितना जल्दी डाटा को एक्सेस कर ले वो उतना ही फास्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है स्टोरेज क्षमता, कि आपका उस मेमोरी का कैपेसिटी, मान चलिए हम बोलते हैं 1 जीबी का, ये क्या है 1 जीबी का, है ना, ये कोई मान चलिए आप मेमोरी कार्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितना है, 1 जीबी। उसी को यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा, तो यहाँ कितना डाटा का स्टोर कर सकते हैं, 1 जीबी, इसीलिए इसका कैपेसिटी कितना हो गया, 1 जीबी। सीडी री आर डब्ल्यू, इसका अभी तुरंत आप लोगों को बताया गया था फुल फॉर्म, कि कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ डाटा को हम लोग राइट करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर से राइट यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है, यानी वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और जब डिलीट हो जाता है तो इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था, इसे क्या कहते हैं, वोलाटाइल या अस्थायी, जो कि आपको रैम के बारे में बताया गया था कि रैम जो होता है वो अस्थायी या वोलाटाइल होता है। जैसे विद्युत सप्लाई आप बंद कर दीजिएगा, यहाँ का डाटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, वह डाटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जब मेमोरी निर्माण हो रहा था कंपनी के द्वारा उसी समय उसको डाटा को रिकॉर्ड कर दिया जाता है और प्रयोक्ता द्वारा उसे चेंज या मिटा नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे है, जो कि रोम आपको बोला गया, कि अभी आपको बताया गया था जैसे एचपी है, सैमसंग है, सोनी है, कोई भी कंप्यूटर यहाँ पे बनाती है तो वहाँ पे रोम होता है और वो कंपनी के द्वारा ही यहाँ डाटा को स्टोर कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है, क्यों है, तो इसका सबसे सही आंसर होगा, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई को हमको क्या करती है, देना जरूरी है। पावर सप्लाई काट दीजिएगा, रैम का जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। चलिए इसीलिए कंट्रोल एस हम लोग दाब के उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है,
जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा कंटेंट गुम नहीं होते यानी डिलीट नहीं होते हैं। तो किस में डिलीट नहीं होते हैं? तो आपका रोम है, ये तो कंपनी के द्वारा ही डाला गया है और ये कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता है। जो रीड मेमोरी में है उसी को ये रीड करता है, इसको तो चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो आंसर ये तो होगा। ईपी रोम होता है, देखिए ईपी रोम होता है इरेजेबल, इसका नाम ही है इरेजेबल, और ये प्रोग्रामेबल, मतलब जो भी प्रोग्राम यहाँ पे हम डाल रहे हैं उसको हम इरेज कर सकते हैं। तो इससे आपका ये होता है कि हम उस डाटा को इरेज कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये सेकेंडरी सीडी का एक टाइप है, तो एक तरह से कह सकते हैं। तो ये जो है ना सेकेंडरी मेमोरी में आता है, और ये जो आएगा आपका आपका यहाँ पे डिलीट यहाँ पे नहीं होगा जब तक आप डिलीट नहीं करते हैं। फिर है ईईपी रोम, जो कि अभी आप लोग को बताया गया कि जो हम लोग पेन ड्राइव जो यूज करते हैं, पेन ड्राइव जो है वो यूज करते हैं, वो ईईपी रोम का ही एक क्या है उदाहरण है। जब चाहे डाटा को हम क्या करते हैं उसमें डालते हैं, जब चाहे डाटा को क्या कर देते हैं डिलीट भी कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे है, ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण टाइप से हैं। केवल रोम जो था वो प्राइमरी था, बाकी जो है वो सेकेंडरी के तौर पर हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा उपयुक्त सभी। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट में यानी कि 1 KB जो हम लोग बोलते हैं, तो केबी या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट यानी कि BYT जो बाइट होता है बना होता है किसके द्वारा? तो अगर बाइनरी डिजिट या नंबर सिस्टम हम लोग आ गए, इसके बारे में उम्मीद करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होगा, जरूर यहाँ पे पढ़े होंगे। तो देखिए बाइनरी डिजिट जो होता है वो बिट से बनता है, और ये जो बिट जो बनता है वो 0 और 1 है। हम लोग जानते हैं बाइनरी डिजिट दो ही है, एक 0 और 1 है। तो यहाँ पे जब 0 और 1 है तो ये 1 बिट है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप 8 बाइनरी डिजिट अगर ले लीजिएगा तो 8 बाइनरी डिजिट में एक बाइट हम लोग उसको कहते हैं, यानी कि आपका एक बाइट 1 बाइट इक्वल टू होता है 1 बिट हो जाएगा। और इस बिट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट हम लोग जानते हैं, बाइनरी डिजिट हम लोग किसको कहते हैं? केवल और केवल 0 और 1 है, और मशीनी लैंग्वेज यही है 0 और 1। तो इस तरह से यहाँ पे अगर 8 बाइनरी डिजिट है तो उससे मिलके बनता है एक बाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 द्विधारी अंक। हिंदी में इसी को बाइनरी नंबर को बोलते हैं, बाइनरी है ना, डिजिट को ही बोलते हैं द्विधारी अंक। तो आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं कि 1 किलोबाइट बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 KB बराबर हम लोग डाटा यूज करते हैं, हम लोग तो बहुत आसानी से जान सकते हैं ये कितना होता है। आपका 1024 बाइट्स होता है, और इस तरह से आपको याद रखना है 1 KB इक्वल टू कितना हो गया? 124 आपका है 1024 बाइट होता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ जो है बहुत पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। दूसरा है नंबर सिस्टम से है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको स्टोरेज से संबंधित यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना कितना यहाँ पे होता है इसका स्टोरेज कैपेसिटी, या बाइट बीट में यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट यानी 1 MB, तो 1 MB में कितने बाइट होते हैं, इसको यहाँ पे आपको क्या किया गया है? पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 29 है तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाइट है 1000 है ना, 10,48,576 बाइट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये कैसे होगा उसको देखिए, 1 MB बराबर कितना होता है आपका? यहाँ 1024 KB होता है, 1024 KB होता है। और 1 KB बराबर हम लोग जानते हैं, 1 KB बराबर होता है आपका 1024 बाइट हो जाएगा। 1024 क्या हो जाएगा? बाइट, जो कि अभी आपको तुरंत पढ़ाया गया है। अगर इसका पावर हम देखें तो 2 का पावर कितना होता है? 10। इसका पावर भी हो जाएगा 2 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 10। आप डायरेक्ट ये अभी यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 MB बराबर होता है 2 का पावर 10, यहाँ पे KB आप याद कर सकते हैं। और अगर बाइट में इसको लिखना होता है तो 2 का पावर हम लोग लिखते हैं 20, यहाँ पे बाइट लिखते हैं। और ये 2 का पावर जो 20 है वही अगर सॉल्व कीजिएगा तो इतना आता है 10,48,576, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है? सेम है। 2 का पावर ये भी कितना हो जाएगा? 10। 2 का पावर ये भी दोनों 10 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई में पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है, तो 10 टू द पावर 20 हो जाएगा। 10 टू द पावर 20 को यहाँ पे सॉल्व कीजिए, सॉरी 2 टू द पावर 20 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एग्जैक्ट नंबर आएगा 10,48,576। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। कैलकुलेशन अगर आपको याद रहेगा कि 1 MB बराबर कितना होता है, 1 KB बराबर है, तो कैलकुलेट करके आप ला भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो याद कर लीजिए, कम से कम ये सब पूछा जाता है। 8 बीट के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बीट के समूह को क्या कहते हैं? एक बाइट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित की जा सकते हैं? देखिए आप इसके बारे में पढ़े होंगे कि जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे
एक बाइट बिट हम लोग लिखते हैं तो हम या तो 0 लिख सकते हैं या तो 1, यानी कि 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना बिट, 1 बिट हो जाएगा। एक बिट को हम कितने प्रकार से लिखते हैं, 2 प्रकार से। इसको थोड़ा सा समझिएगा, बहुत सा बेसिक सा चीज है। अगर मेरे पास 2 बिट रहेगा तो हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 0 लिख सकते हैं और 0 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 0 और 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 1 और 0 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, 1 और 1। तो देखिए इसको कितने प्रकार से हम लिख दिए, 4 प्रकार से। यहाँ पे 4 प्रकार यहाँ पे लिख दिए। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे 0 0 0 तीन डिजिट हो गया, 3 बिट हो गया। ये यहाँ पे देखिए 3 बिट हो गया, ये जो है 3 बिट आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 0 1, फिर लिख सकते हैं 0 1 1, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1 1, इसी तरह से 1 0 1 इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 1 0 0 इस तरह से लिखते हैं, 1 1 0। इस तरह से हम और भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि अगर इसी तरह का कितना बिट हो जाए कि 8 बिट हो जाए, यहाँ पे हम कितना बिट हो जाए, 8 बिट। जैसे 0 0 0 0 0, यहाँ पे हम कितना लिख देते हैं, 8 लिखते हैं। 3 और हो गया, 3 3 6 और 2 8। अब यहाँ पे समझिए, एक बार यहाँ 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, और इस तरह से नंबर बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कितने बार लिख सकते हैं, तो लगभग 256 बार यहाँ पे लिख सकते हैं। और कोई भी एक वर्ड को लिखने के लिए, कोई भी एक शब्द या कैरेक्टर को लिखने के लिए 8 बाइट का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको ए लिखना है, तो ए लिखने के लिए 8 बाइट होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी ए लेटर को लिख सकते हैं। या मानिए चलिए कोई नंबर लिखना है, 5 लिखना है, तो इसको कंप्यूटर में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 8 बाइट का स्टोरेज आपके पास होना चाहिए। तो इसको अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो कोई भी बुक में आप देख सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से, और भी आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है। कंप्यूटर में हम जानते हैं कौन सा यूज करते हैं, तो बाइनरी डिजिट यूज करते हैं। बिट का क्या आशय है, तो हम लोग अभी आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया गया है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है जिसको बाइनरी डिजिट के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर शब्द की लंबाई को मापा जाता है, तो किस में नापा जाता है, बाइट में नापा जाता है। और ऐसे भी जानते हैं 8 बिट या 1 बाइट। एक आपका क्या रहेगा, बाइट अगर रहेगा मेमोरी, तभी एक ए लेटर या 1 कोई भी नंबर को अगर हम लिख रहे हैं तो इतना मेमोरी मेरे पास होना जरूरी है। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, किस में नापते हैं, तो बिट में, बाइट में, यहाँ पे भी है ना, मीटर में और किलोग्राम में। देखिए सामान्यतः हम लोग बाइट में मानते हैं, बिट बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा। और एक वर्ड लिखने के लिए हम लोग को 1 बाइट होता है, तो हम लोग या तो केबी बोलते हैं, किलो बाइट होता है, या एमबी बोलते हैं, मेगाबाइट हो गया, या जीबी होता है, गीगाबाइट हो गया, या टेराबाइट बोलते हैं। हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, तो ज्यादातर बाइट का यूज होता है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उसके बाद है 36 है, बिट का मतलब क्या होता है, तो बाइनरी डिजिट होता है। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, प्रत्येक कंप्यूटर कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर को ACI22 होती है, जिसका मतलब एक कोड है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि क्या हम लोग का जो कीबोर्ड रहता है, उसमें जो कीबोर्ड है तो उसमें बार बार कोई कैरेक्टर हम लिख रहे हैं तो वो लिखने में परेशानी ना हो, उसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए उसको एक कोड दिया गया, और उस कोड की सहायता से हम लोग जो है बहुत आसानी से और बहुत तेजी से उस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा शुरुआत अमेरिकन में किया गया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद ये यूनिवर्सल कर दिया गया, और इस तरह से कोई भी देश में है तो उसका कोड जो होता है वो सेम होता है। और इस तरह से हम जब डाटा यहाँ पे कोई भी चीज़ इंटर करते हैं तो बहुत तेज़ी से वो इंटर होता है। और कहीं दूसरा का डाटा भी अगर मेरे कंप्यूटर में, या मानिए चलिए कोई अमेरिका का डाटा यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द का लंबाई कितना होता है, तो 32 बिट होता है। देखिए सामान्यतः हम लोग 8 बिट होता है, 16 बिट होता है, 32 बिट होता है और 64 बिट होता है। तो अभी के कंप्यूटर में आपको 64 बिट का भी मिल जाता है, कभी कभी 32 बिट भी मिलेगा। तो सुपर कंप्यूटर में भी 64 बिट ही होता है। और अभी नॉर्मल कंप्यूटर में भी हम लोग 64 बिट का हम लोगों को रेंज का, हम लोग का शब्द लंबाई जो है वो मिल ही जाता है कंप्यूटर में, ठीक ना। ये पुराने वाला में 32 बिट पहले आता था। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, तो हम लोग जानते हैं बाइनरी का यहाँ पे होता है। एमबी का प्रयोग किया जाता है, तो मेगाबाइट के लिए किया जाता है। 10 लाख बाइट होता है, तभी आप लोगों को बताया गया था 10 लाख बाइट किसके लिए होता है, मेगाबाइट, यानी कि एमबी के लिए। अभी तुरंत आपको था 10 लाख, आपका कितना था, 10,48,576 बाइट था। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। तो इसीलिए हम बोले कि थोड़ा सा याद रख लीजिए, ये सब चीज़ कभी कभी रिपीटेड पूछा जाता है।
निम्नलिखित में स्टोरेज के सबसे बड़ा यूनिट क्या है? 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट में आपको पता होगा 124 आपका कितना 124 जीबी, 1024 जीबी हम स्टोरेज करते हैं। जीबी के बारे में तो पता होगा कि लगभग कितना होता है, 1024 एमबी होता है। इसी तरह से केबी में अगर आप कीजिएगा तो 1024 क्या होता है आपका बाइट होता है, और एमबी कीजिएगा तो यहाँ पे आपका इस तरह से 1024 ही होगा, यहाँ पे केबी हो जाएगा। तो चलिए ये देख लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़े से छोटे के क्रम में इसको आपको क्या कर देना है, सजा देना है। तो ये हो जाएगा टीबी, जीबी, एमबी और केबी। इससे पहले वाला प्रश्न के जैसा ही, कंप्यूटर संक्षिप्त कर केबी का सामान्यर्थ क्या होता है? किलोबाइट होता है। बहुत आसान है। 45 है। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैसे अभी आप लोगों को बताया गया आस्की कोड था पहले, उसके बाद क्या आया, यूनिवर्सल कोड, ताकि कहीं पे भी कोई भी एक देश का डाटा दूसरे देश में भेजा जाता है तो वो आसानी से उसको रीड किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंप्यूटर में एक निबल बराबर कितने बीट होते हैं? तो एक निबल बराबर होता है आपका 4 बिट होता है, और इस तरह से 4 बिट हो जाएगा। और यही 4 बिट अगर कितना हो जाता है 8 बिट, तो ये क्या हो जाता है, एक बाइट हो जाएगा। यहाँ पे 8 बिट हो गया तो एक यहाँ पे बाइट है। कभी कभी आपको बराबर 1 बाइट होता है, तो यहाँ पे देखिए 4 बाइट, और 4 बाइट 2 बार मिला तब जाके बिट जो है 2 बार मिला तब जाके आपका क्या होता है, 1 बाइट बनता है, यानी 2 निबल मिलेगा। यहाँ पे निबल कितने होंगे, 2 होंगे, तो आप यहाँ पे 1 बाइट यहाँ पे मिल सकता है। चलिए, लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये ओपन सोर्स है, जिसको 1992 में यहाँ पे क्या किया गया, इसको बनाया। मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, लेकिन सामान्यतः विंडो हम लोग यूज करते हैं, जो कि एक क्लोज सोर्स है, यानी कि एक आपको वहां पे प्रोडक्ट की खरीदना पड़ता है, तब आप उसके विंडो को माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है उसको प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, CAD क्या का तात्पर्य जो है वो क्या है? फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर से संबंधित नया नया जो टेक्नोलॉजी ऐड होता है उससे रिलेटेड ये पूछा गया। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें हम लोग बहुत सारा वर्ड है, ऑफिस है, इस तरह के एक्सेल है, ये बहुत सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, शब्द संसाधन करने का मतलब बहुत शुद्ध ही अति किया है, जैसे कि अभी आप लोगों को दिख रहा है ये जो क्वेश्चन है कहाँ पे टाइप किया गया है, तो MS वर्ड में ही किया गया है। तो इस तरह से वर्ड में इसको हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को आज 450 प्रश्न को सॉल्व करने के बाद फिर से 50 प्रश्न को सॉल्व करवाया गया। इस तरह से 500 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो अब पार्ट 2 में हम लोग फिर से 50 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक जुड़े रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।